जब आप जो है पेन कम यूज करोगे तो सबके पास विकास जाएगा, तब विकास की धाराएं बदलेंगी। अभी क्या हो रहा है, एक तरफ चीजें जा रही हैं, तब वो उन गरीबों के लिए, उस साधारण लोगों के लिए उस तरह की चीजें, फिर उनके लिए एजुकेशन, फिर उनके लिए हेल्थ, फिर रिसर्च, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसकी दिशाएं बदलेंगी। अब देखो, अब इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों से मनरेगा चल रहा है। मनरेगा के बजट को चलो अलग नहीं कर सकते, तो उसी को आप जो रिवर लिंकिंग में लगा दो। अब अनप्रोडक्टिव वर्क चल रहा है ना, इधर से मिट्टी उठाई इधर डाल दी, इधर से उठाई इधर डाल दी, उसमें भी आदमी काम किया, 25 आदमी ने हाजिरी लगी, 50 की और 100 की, और 100 में से भी 25 को वेतन दिया, उन्होंने भी काम नहीं किया, 25 का अपने पास में रख लिया। क्या होता है वो सब आप जानते हैं। मैंने हिंदुस्तान के बजट के ऊपर जब बात चल रही थी तो मैंने पूरा बजट का मूल्यांकन किया, और बजट में मैंने कुछ टीवी चैनलों पर भी बोला था कि हिंदुस्तान के अंदर 2.5 पैसे के अंदर 2 रुपए 53 पैसे में ग्रामीण विकास, देश के अंदर 1 रुपए से भी कम में दवाई, 1.5 रुपए में पढ़ाई, 34 पैसे में पानी, 85 पैसे में खेती, और 2.5 पैसे प्रतिदिन में आयुर्वेद की दवाई। ये गवर्नमेंट का बजट है, एक व्यक्ति के हिस्से का। क्या है बजट है? ग्रामीण विकास का बजट बना दिया। ये इतना मनरेगा के लिए, इतना सड़क के लिए, इतना जो है उसके लिए इंदिरा आवास के लिए 10,000 करोड़ रुपए बजट बना। किसके लिए? ग्राम का विकास तो किसान से होगा। किसान के लिए आपने क्या बीज दिया, क्या खाद दिया, क्या पानी दिया, उसकी फसल का मूल्य क्या दिया? वो 1 रुपए भी नहीं, सिंगल पेनी भी नहीं। तो ये सारा ये जो पूरा जो चल रहा है ना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट, विकेंद्रित विकासवाद, न्यायपूर्ण विकासवाद, समग्र विकासवाद, स्थायी विकासवाद, ये जो सिद्धांत, वो भौतिकवाद का उधर वाला है, पश्चिम वाला। ज्यादा कमाओ ज्यादा खाओ, उनकी 7 दिन की जीडीपी चलती है, 5 दिन कमाया 2 दिन खत्म करो। करीब 2000 लाख करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी उनके ऊपर, उसका बोझ है। ये कोई विकास है? रहने वाला है। इसलिए आध्यात्मिक विकासवाद। खैर, हाँ कुछ पूछ रहे थे एक हमारे भाई। मैं दाद देता हूं, स्वामी जी का जो एनालिसिस है वो अतुल्य है। वो इसलिए कि स्वामी जी ने अभी जो एग्जाम्पल दी, मैं पिछले हफ्ता जापान में था, और जो आपने एग्जाम्पल दी है वहां पे लोग 80% बौद्धिस्ट हैं, और जिस हिसाब से वो लोग डिसिप्लिन है बेमिसाल है। और सबसे बड़ी बात जो है वहां पे प्रिसीजन, हर चीज में बिल्कुल खामी नहीं, प्रिसीजन वाली जो बात है, उनका सिद्धांत जो उन्होंने अपनाया है, सफाई का जो सिद्धांत उन्होंने अपनाया है, ये सिक्स सिग्मा का जो सिद्धांत आया है वो उन लोगों से आया है। तो कहने का मतलब है कि वो लोग है अपने हिंदुस्तान का, उनका खून है, बुद्धिस्ट का, वो उस धर्म को मानते हैं। लेकिन आप देखिए, और मैंने वहां इतने दिन रहा, हफ्ते भर में वहां रहा, बाकी अमेरिका में जाओ टिप मांगेंगे, वो सब कुछ करेंगे, बिल्कुल टिप मांगने का सवाल ही नहीं, स्वाभाविक मांगने की बात तो है ही नहीं, सर्विस देने की बात है। तो इस तरह के लोग हैं। और मजे की बात आप देखिए कि इतना इंडियन को इतना रेस्पेक्ट देते हैं और बुद्ध भगवान को इतना मानते हैं, अपन तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। डायबिटीज में पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, और हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं। 2 तरह की डायबिटीज होती है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी के रिसेप्टर्स वीक हो गए, तो उनके पास से जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजरता है तो उसको अंदर वो खींच नहीं पाते, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो और शुगर बैलेंस रहे। तो एक तो सेल्स को रिपेयर करना पड़ेगा, एक पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीजनरेट करना पड़ेगा। पेनक्रियाज के बीटा सेल डीजनरेट किससे होते हैं? स्ट्रेस से, और ये रासायनिक खाने से, बहुत ज्यादा केमिकल, बहुत ज्यादा तीखा, और दवाइयों से। तो दवाइयां कम कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम ध्यान करेंगे तो हो जाएगा सब, है ना। और जो है कपालभाति या अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। आधा घंटा प्राणायाम करने से पेनक्रियाज के सेल रीजनरेट हो जाते हैं। मैंने पेनक्रियाज के, थायराइड के, लीवर के, किडनी के, हार्ट के, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन 60 होना चाहिए 15-20 पर आ गया तो उनको भी वापस ठीक किया है। तो आप करते रहिए आधा घंटा मस्ती से, और आपको मस्ती अपने आप ही आ जाएगी। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। 6 महीने लगेंगे और पूरा होने में 9 महीने। एक साइकिल है, 9 महीने में ह्यूमन सेल पूरी तरह से रिपेयर हो जाता है, जिस भी तरह का बनाना चाहें आप उसको। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि पूरा देश
खाने और पीने के माध्यम से जहर खा रहा है, इसका कोई हल? अब पूरे देश में जहर ही मिल रहा है और जहर ही खाएंगे, अब इसका हल क्या है? इसलिए मैंने बोला हल ये है कि जितने ये यूरिया डीएपी की और पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं उसके जगह पशुधन को बचाना चाहिए। मैं खाली गाय की नहीं बात कर रहा हूं, पशुधन। हाँ, ये गड़बड़ होगी, ये सच्ची बात है कि हम मकान तो 2-4-5 दिन में बनाएंगे। ये गाय जो हमारी 60 किलो दूध देने वाली थी, आज जो ब्राजील में आज भी दे रही है, चाहे थारपारकर है, कॉकरोच है, राठी है, सब गिर है, तो ये बड़ा खतरा हो रहा है कि हिंदुस्तान की सैकड़ों नहीं हजारों गायों की नस्लें, हजारों हमारे चावल की नस्लें, हजारों हमारे गेहूं की नस्लें, हजारों प्रकार के हमारे बीज, सारी चीजों को जो बायोडाइवर्सिटी हमारे यहां पर थी सारी खत्म होती जा रही है। तो आज यदि नहीं जगे ना तो अब गरीब आदमी तो बेचारा इन बारे में सोच नहीं पाता। इसका हल ये है कि स्वदेशी व्यवस्था लागू करने वाली कोई सरकार बन जाए इस देश में। एक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि जो पूरे जो एक बहुत बड़ा इसके पीछे माफिया वो तय करता है, इंडस्ट्री माफिया है डिफरेंट तरह का। जी स्वामी जी, आगामी चुनाव में आपका क्या आगे जो राजनीति के बारे में आप कह रहे हैं, उसमें पूछिए आप लोग कि हाँ, बाबा सबका सीखा है क्या आगामी चुनाव में हमारा ये है कि सब जो अच्छा सोचते हैं देश के बारे में, दो तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश में। एक वो ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनके विचार अच्छे हैं लेकिन उनके आचरण में कहीं ना कहीं कमी आई है। एक वो है जिनके आचरण भी खराब है और विचार भी खराब है। तो जिनके विचार अच्छे और आचरण खराब है तो उनको बच्चों की तरह समझाओ, बेटा देखो ठीक हो जाओ। आप लोगों ने मेरी बात पूरी होने से पहले ताली बजा दी। ज्यादा समझदार है ना दरअसल, समझता है। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा विकल्प भी होना चाहिए कि जो उनकी नाक में नकेल डाल सके कि देखो तुम ठीक हो जाओ, देखो ये हम पूर्ण पवित्र आदमी लेके आए हैं। ऐसे 25-50 आदमी भी पवित्र पहुंच गए तो बाकी के लिए एक आदर्श हो जाएगा, एक बाध्यता हो जाएगी उनके लिए कि नहीं ठीक चलना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो एक नया राजनीतिक विकल्प भी होना चाहिए जो राजनीति में नया आदर्श स्थापित कर सके। ये हिम्मत वाला काम जरूर है, दुस्तर काम जरूर, सरल काम होता तो कोई ना कर लेता। बाबा रामदेव की फिर जरूरत क्या थी? स्वामी जी, आज के इन युवाओं के लिए मैं आपसे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हमारे जोधपुर में सीए की खान है और बच्चा सीए करके सीधा या तो बाहर जाएगा मेट्रो सिटी में या आउट ऑफ इंडिया जाएगा, माँ बाप अकेले रह जाते हैं बेचारे। तो और दूसरा, राजनीति से उनको कोई लेना देना नहीं, मतलब वो अपने कैरियर में इतने मशगूल हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उनको भी एक संदेश दें। युवाओं के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, कैरेक्टर, कैरियर, कंट्री। अब इसको रिलेट करता हूं थोड़ा सा। कैरेक्टर यदि नहीं है तो फिर कुछ भी, कोई कैरियर से मतलब, कोई कंट्री से कोई मतलब ही नहीं रहा। कंट्री वो इसलिए जरूरी है कि हमारा कंट्री अच्छा होता है तो हमारे कैरियर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फर्स्ट इज कैरेक्टर, सेकंड इज कंट्री एंड थर्ड इज कैरियर। हम सबसे पहले कैरियर देखने लगते हैं। आज ब्लैक मनी के बारे में सब युवाओं को पता होना चाहिए। ब्लैक मनी यदि पूरी तरह से सामने आता है, हमारे यहां पर जो है 3 तरह का धन है। एक है ब्लैक मनी, दूसरा है ब्लॉक मनी और तीसरा है व्हाइट मनी। तो ये ब्लैक मनी कहां पड़ा है? ये ब्लैक मनी पड़ा है या तो काले धंधों में, जैसे ड्रग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या नक्सलाइट एक्टिविटी है, पॉलिटिक्स है, फिर ये लैंड है, अनप्रोडक्टिव है। आपने खरीद लिया, प्लाट खरीद लिया 50 करोड़ का, कितने का है जी? अलग अलग शहरों में। अब तो जोधपुर में आप देखो आग लगी पड़ी है जमीन के। 10 करोड़ का प्लॉट खरीद ले, इससे क्या हुआ? वो पैसा यदि इंडस्ट्री में लगता, सर्विसेज में लगता, रिसर्च में लगता, डेवलपमेंट में लगता, एजुकेशन में लगता, हेल्थ में लगता, लेकिन तो ये इसको मैं कहता हूं ये ब्लॉक मनी, अनप्रोडक्टिव पड़ा हुआ है। 1 लाख टन सोना, ये तो निर्विवादित रूप से मानते, लेकिन जो सारे के सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो भी मानते हैं कि 50,000 टन, 150 लाख करोड़ रुपए का इस देश में सोना पड़ा हुआ है। वो यदि लगता है
तो मल्टीपल होता है। कोई भी पैसा यदि लगेगा तो फैलेगा। मैं इसलिए इस बात को युवाओं को समझाना चाहता हूं कि प्रोफेसर कैल्डोर ने कहा था 2 से 4% ब्लैक मनी है 1955-56। 1970 में वांचो कमेटी ने कहा कि 7% होगा। 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने कहा कि 17 से 21%। अब पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, वर्ल्ड बैंक, IMF सब एक ही बात को कह रहे हैं कि पैरेलल ब्लैक मनी है, पैरेलल ब्लैक मनी आज। तो इसका मतलब यदि हमारी 16 करोड़ रुपए की GDP है तो 16 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी। लेकिन ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अब तक कितना बाहर गया और कितना ब्लॉक मनी, चाहे ब्लैक मनी के ब्लॉक मनी और दूसरे रूपों में वो जनरेट हो चुका है। तो कहते हैं कि 100 से 150 लाख करोड़ रुपए बाहर गया और अंदर जो है वो करीब 900 से 1350 लाख करोड़ रुपए जो अनप्रोडक्टिव है या गलत कामों में लगा हुआ है। यदि पूरा सामने आता है तो भारत अमेरिका से कम 1.5 गुना, चीन से 2 गुना, जापान से 5 गुना ताकतवर होगा। फिर हमारी करेंसी की वैल्यू और हमारे यहां पर इतने रोजगार के साधन, तो हमारे जो CA हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। उनको फिर UK, USA और विदेशों की खाक नहीं छाननी पड़ेगी, अपने देश में स्वाभिमान के साथ जी पाएंगे और अपने देश की मुद्रा का मूल्य होगा। तो ये इकोनॉमी के साथ ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारा कंट्री, हमारी इकोनॉमी, फिर जो है हमारी जो है करेंसी का वैल्यू, ये सब चीजें। तो इस तरह से देश के युवा सोचेंगे तो फिर उनको लगेगा नहीं कंट्री फर्स्ट, तो फिर जो है उनके लिए कैरियर की कोई प्रॉब्लम ही। तो थोड़ा सा सोच में हम फर्स्ट कैरेक्टर, फिर कंट्री, फिर कैरियर, उल्टा नहीं, कैरियर फिर कंट्री फिर कैरेक्टर के बारे में, हाँ चलो ये भी सोच लेते हैं ऐसा नहीं जी। स्वामी जी, देश में जैसे आपने ये अलग जो जगाई है, उसी तरह एक अलग और जगी थी अन्ना हजारे के रूप में। एक जो मिशन चला और साथ में जो आपका मिशन था वो भी करीब वो एक ही मिशन था। तो एक बार ऐसा लगा कि शायद इस मिशन में आप और अन्ना हजारे जुड़ेंगे और एक ही छत के नीचे आप सब एक होकर ये मिशन 100% कामयाब होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे एक अध्याय करीब समाप्त था, वो एक होता हुआ नजर आया और काफी हद तक वो लोग बिछड़ गए, भटक गए। जबकि ऐसा लगा था कि आप अगर उनका हाथ थाम लेते तो शायद आज देश में नजारा कुछ और होता। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा अलग हट गया है, वो इसलिए है कि आप उसमें कुछ देश का समाधान कर सकते हैं जी। क्या अपने जो विदेशी डॉलर और जो पाउंड्स हैं, क्या वो डुप्लीकेट या फर्जी छपते हैं क्या? तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो भी ये चाहे आज जैसे कार्यक्रम है और भी ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, हम सभी इसमें लगे होते हैं, सब ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, परिणाम क्या होगा? परिणाम नहीं आ रहा है। हम खुद स्वयं को क्यों नहीं सुधार रहे? पहली बात आपने कही हाथ थामने की, हमने तो हाथ थाम रखा है, लेकिन कोई छुटा के भाग जाए तो क्या करें? है मैं आसाराम का हाथ पकड़ के रखूं, ये क्या स्वामी जी छोड़ो, है मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, भाई बन जाए एक बात। दूसरा ये होता है सत्य की प्रतिष्ठा, न्याय की प्रतिष्ठा, राष्ट्र की प्रतिष्ठा प्रथम होनी चाहिए। जिन लोगों के लिए आत्म प्रतिष्ठा प्रथम हो जाती है वहां इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए गड़बड़ हुई, क्योंकि ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिस्ट थे। हमारा तो खूंटा 25 साल पुराना गड़ा हुआ है। शॉर्टकट ढूंढने की जो लोग कोशिश करते हैं, याद रखना हमेशा व्यापार में, संसार में कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं है। दूसरी बात, आपने डॉलर पाउंड और इसकी बात की। दरअसल अमेरिका पहले ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक बार ऐसा हुआ था कि जब यूके पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, पूरे 70 से ज्यादा देशों से उसने आपको समेटना पड़ा। यद्यपि जीता, लेकिन जीत करके भी हारा हुआ था यूरोप, हारा हुआ था जो है यूके। उसने जब 1944 में अमेरिका के सामने सरेंडर किया, उस समय तक कि अब आप अर्थव्यवस्था को चलाइए, थोड़े दिनों तक गोल्ड पर चली, उसके बाद में जो है निक्सन जो है उसके बाद में वो गड़बड़ हो गया सारा। और अब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गोल्ड पर आधारित नहीं है।
अब जिसको जितनी मर्जी आती है उतना छाप लेता है, दादागिरी से चल रही है। अमेरिका ने क्या कर रखा है, आपको तेल खरीदना है तो पहले डॉलर लेना पड़ेगा। तो अमेरिका ने जो अपनी डॉलर की डिमांड है वो उसकी की वैल्यू नहीं है उसकी उतनी, उसने वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में डॉलर को घुसा रखा है कि आपको इंटरनेशनल जो ट्रेड करना है तो डॉलर के थ्रू करना है। उसमें जो है यूरोप वालों ने कोशिश की, उनका यूरो ध्वस्त कर दिया उन्होंने। भारत में फेक करेंसी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कि हमारे ही देश के कुछ बेईमान लोग चलाते हैं और उसको पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है। तो ये बहुत गहरा प्रश्न है और बहुत खतरनाक है ये हमारे देश के लिए। इसको तो तुरंत कंट्रोल करना चाहिए। इसमें जो है इंटरनेशनल माफिया और यहां तक कि नक्सलवादी लोग, आतंकवादी लोग इसमें सब सम्मिलित होते हैं। नक्सलवादी कम लोग होते हैं, आतंकवादी ज्यादा होते हैं। तो ये तीसरा आपने कहा कि परिणाम, इसको कंट्रोल करने के लिए आपके हमारी बस की बात नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक को करेंसी वापस लेने का, छापने का जो अधिकार है वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से चलती है। हम जो है बिना करेंसी के भी अपनी इकोनॉमी चला सकते हैं। अब ये क्योंकि लेकिन चलाना नहीं चाहते, उसे इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना। फिर परिणाम क्यों नहीं आता? तो परिणाम देखो ये दो तरह का है, एक तो व्यक्ति, एक व्यवस्था। तो व्यवस्थागत जो परिणाम है उसको लाने के लिए सबको एक साथ मिलकर के एक बार सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। मैं हमेशा दो बातें कहता हूं, एक व्यक्ति, एक व्यवस्था। ज्यादातर लोग जो है जो निराश होते हैं वो कहते हैं व्यक्ति ठीक करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, जब तक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी आप अपनी शक्ति का 100% तो बहुत दूर की बात नहीं, 1% भी उपयोग नहीं कर सकते। और 1% तो कई बार क्या हुआ, आपको ही खत्म कर देगी व्यवस्था। तो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था कभी खुद नहीं चलती, उसको व्यक्ति चलाते हैं। कितना ही अच्छा व्यक्ति होगा और व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो वो उचित परिणाम नहीं ला पाएगा। और व्यवस्था कितनी अच्छी होगी, जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होगा तब तक वो चल नहीं पाएगी। इसलिए व्यक्ति और व्यवस्था दोनों को हमें साथ में मिला करके एक नए भारत का निर्माण करना पड़ेगा। आतंकवाद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, वो भी एक समस्या है। हाँ, इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वह है आर्थिक और सामाजिक अन्याय, इकोनॉमिक एंड सोशल इनजस्टिस। उसके कारण से बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं देश के अंदर। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर कि कुछ लोग अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है। और यदि हमारा देश आर्थिक शक्ति संपन्न बनेगा और समाज ऊंचा उठेगा तो इतना ताकतवर होगा हमारा मुल्क, क्योंकि इसके ऊपर आंख उठाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। जो देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा और सामाजिक दृष्टि से बटा हुआ होगा, उस देश के अंदर आतंकवादी और नक्सलवादी हमले होते हैं। ये मैं बात कहना चाहता हूं। ये पॉलिसी का प्रश्न है और ये देश की आर्थिक और सामाजिक विषमता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है देश तो उसकी सैन्य शक्ति भी मजबूत होती है, और सामाजिक दृष्टि से उन्नत होता है तो आपस में लोगों को नहीं भिड़ा सकते। हमारे देश के कुछ लोगों को, वो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, उनको टारगेट करते हैं और उनकी आर्थिक विषमताओं का और सामाजिक विषमताओं का इस्तेमाल करके उन्हीं को ही ट्रेनिंग देते हैं उस तरह की। तो इसलिए आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, इकोनॉमिक एंड सोशल इनजस्टिस, इसको ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी, फिर ब्लैक मनी और करप्शन उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो आतंकवाद भी नहीं रहेगा। ये परिणाम है इसके। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है मीडिया के ऊपर। जो टेलीविजन मीडिया है और फिल्म इंडस्ट्री है, उसके वजह द्वारा जो अबरता, जो नंगा नाच दिखाया जाता है और हमारे जो युवा है उसको मतलब चरित्रहीन की तरफ अग्रसर किया जा रहा है। मतलब चरित्र निर्माण की जगह चरित्र हनन हो रहा है। जैसे अपन जापान का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चरित्र निर्माण का, उन देशभक्ति की भावनाएं, वो सब आजकल युवा में नहीं दिखाई दे रही है। तो उसको मतलब युवाओं को कैसे प्रेरित करें? अभी जो बिगड़ चुके हैं, जो युवा नाचते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, दारू पीते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, फिर उनको वहां से स्टार प्रचारक मिल जाते हैं जिन लोगों को प्रमोट किया जाता है। पहले नचइये गवैयों को लोग बहुत लास्ट श्रेणी का मानते थे, आज नचइये गवैये पीछे से सबसे ऊपर आ गए। तो ये जो नचैया गवैया संस्कृति में कई चीजें हैं, इसमें राजनीति भी है, इसमें पैसा भी है, इसमें कई चीजें घुसी हुई हैं। तो इसमें एक निश्चित रूप से एक आदर्श ऐसी आचार संहिता होनी चाहिए जिससे कि अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, मानक, मूल्य, अवधारणाएं उसके अनुसार हमारे देश का मीडिया चल सके।
मेरा जन्म आज़ादी के पश्चात हुआ, 65 वर्ष आज़ादी को बीत चुके हैं। जी जी। आज आप एक दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में इस कोने से उस कोने तक विचरण कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये देन जो कंप्यूटर का युग आया और जो ये सारा ग्लोबलाइजेशन का जो नज़ारा पिछले 1980 के बाद से नज़र आ रहा है, क्या ये देन इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो हमने विदेशी चीज़ों का इस देश के अंदर उपयोग किया और उस उपयोग को हमने अपने उद्योग के अंदर भी उपयोग किया, आज हमारी हर चीज़ के अंदर वो चीज़ एक तरह से मिली हुई है। आज हम बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं, एक युवा दोराहे पे खड़ा है कि जहाँ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पे विदेशी संस्कृति को हिंदुस्तान में आने से रोकना है। संस्कृति को रोकना अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है कि वहाँ की पश्चिमी सभ्यता को हिंदुस्तान में नहीं लाना, लेकिन उस पश्चिम की जो टेक्नोलॉजी है, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो वहाँ के साधन जो इस हिंदुस्तान में आए हैं, क्या उससे हिंदुस्तान का नवनिर्माण नहीं हुआ है? आज युवा थोड़ा दोराहे पे खड़ा है, इसके ऊपर मैं आपका जरूर मार्गदर्शन चाहूँगा। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, तकनीकी जो है वो कहीं की संस्कृति सभ्यता नहीं होती है, वो एक टूल है। ये कोई सिविलाइजेशन नहीं है, ये कोई संस्कृति नहीं है, ये कोई कल्चर नहीं है, ये टूल है। आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकनीकी पैसे में मिलती, खरीदी जाती है। तो आज भी हमारे यहाँ पर सारी तकनीकी, हम मैक्सिमम तकनीकी यूज कर रहे हैं, कुछ हमारे दूसरे देश यूज कर रहे हैं। तो तकनीकियों का एक दूसरे को हस्तांतरण और उसके लिए उसको खरीदना बेचना, ये सब आज चल रहा है, खूब चल रहा है। टाटा ने कितनी तकनीकियां खरीदी हैं, बिरलाज ने कितनी तकनीकियां खरीदी हैं, जो है, और तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कितनी तकनीकियां खरीदी हैं। तो ये सब, महिंद्राज ने कितनी दूसरी अच्छी तकनीकियां खरीदी हैं, जापान वालों ने कितनी तकनीकियां दी हैं, ली हैं। ऐसे ही आप, ये तो तकनीकियों का लेन देन एक दूसरा प्रश्न है। तकनीकी का लेन देन होना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं तकनीकी के स्तर पर हमारा कोई विरोध नहीं है। नहीं, इसलिए तकनीकी के स्तर पर विरोध नहीं, तकनीकी हम लेकर के आए ना, उसके लिए पैसे चुकाएं, 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ दीजिए, लेकिन तकनीकी के साथ में उनको क्यों लेकर के आए जो कि हमारे देश की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं। रावण के पास भी ज्ञान था, तकनीकी थी उसके पास, तो उसकी तकनीक ले लीजिए। इसलिए रावण के मरते समय भी लक्ष्मण को भेजा कि उसके जाकर के पूछ के आओ उससे ज्ञान की बात। इसलिए रावण से भी हमारे यहां सीखने की बात आती है। वर्तमान में जो ये विकास का राक्षस खड़ा है, इसमें जो अच्छी तकनीकी है उसको ले लेना चाहिए। मुझे लगता है प्रश्न बहुत हो गए, अब सबको मिलके समाधान बनना है। हम यदि समस्या का समाधान नहीं है तो खुद ही एक समस्या है। देश की हानि दुष्टों की दुष्टता से कम, सज्जन व्यक्तियों की उदासीनता से अधिक हुई है। आप सब कुछ अच्छे सोचने वाले लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, और आज इस छोटे से लेकिन एक बड़े उद्देश्य, छोटे से हाल में एक बड़े उद्देश्य के लिए यहां पर एकत्रित हुए। मैं एक बार पुनः भाई मेघराज लोहिया जी का, आशाराम जी का, हमारे भाई शरद जी का, और भाई पित्ती जी का, और सब को जोड़ने का जो सूत्रधार बने ऐसे हमारे वरुण आर्य जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हम सब मिलकर के देश को बनाएंगे, अपने ऊपर भरोसा रखो ना। तो इसलिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा, युग की धारा बदलेगी, और हम अपने हाथों से एक नया भारत बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।